ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ में आपको याद रखना है कि दो चार्ज कभी भी अट्रैक्ट करे चाहे रिपेल करे, जो फोर्स होगा वो हमेशा किधर होगा, लाइन ज्वाइनिंग। लाइन ज्वाइनिंग का मतलब ये है कि अगर इन दोनों को ऐसे लाइन से ज्वाइन करें तो जो फोर्स होगा वो हमेशा किधर होगा, टुवर्ड्स द लाइन। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला लाइन इधर ही है ना, तो फोर्स यही वाला होगा, और इस पे फोर्स इधर। अगर दोनों को हम अनलाइक मारे तो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये जो भी फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर है ना। इन दोनों को अगर कंबाइन किया जाए और इक्वल किया जाए तो एक कांस्टेंट आता है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। पहले यहां तक नोट डाउन करो, ठीक है। ये फंडा याद रखना टुवर्ड्स द लाइन ज्वाइनिंग वाला, ठीक है, एक काम का चीज है। के क्या है, कांस्टेंट है। अभी मान के चलना वो कांस्टेंट, उसके बारे में कोई रिसर्च नहीं करना है, वो बाद में हम बताएंगे क्या होता है वो। ठीक है, इसका राज बाद में खोलेंगे। हाँ, ये है क्या, अभी कांस्टेंट मान के चलना है। फॉर्मूला हो गया F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछ, यहां तो उतार लिया। मान के चलो कि मान के चलो ये प्लस Q है और ये माइनस Q है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसको Q1 लेते हैं, इसको क्या लेते हैं, Q2। तो सबसे पहला फंडा ये था कि हम लोग को एक लाइन ज्वाइन करना है, ठीक है। Q1 पे फोर्स किधर होगा, इस साइड, इसको मान लेते हैं F1, और इस पर इधर होगा, इसको मान लेते हैं F2, ठीक है। अब जब हम फॉर्मूला लिखेंगे F इज इक्वल टू, जो फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्या यहाँ माइनस लिखना है या नहीं लिखना है, देखो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, डायरेक्शन तो हमको पता है। तो जब भी हम फॉर्मूला में ये सब वैल्यूज पुट करेंगे तो उसमें कोई साइन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नोट में लिख लीजिए, ठीक है। लिखिए, इफ वी वांट टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, if we want to find magnitude of force, don't use नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन यूज ही नहीं करना है, हमको मैग्नीट्यूड चाहिए तो ऐसे निकालेंगे, ठीक है। हम कंफ्यूजन से बचने के लिए सारा चीज बता रहे हैं, कोई साइन यूज नहीं करना, वैल्यूज पुट करो, आंसर निकाल लो, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, मेरे को ये बताओ कि अगर Q1 इज ग्रेटर देन Q2, मैग्नीट्यूड वाइज पूछ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव खाली वो डायरेक्शन वाइजेशन के लिए है, ठीक है। और हम जिससे पूछेंगे वही आंसर देगा, और जो उसका हेल्प करेगा उसके साथ ही बाहर कर देंगे, ठीक है। तो अगर Q1 Q2 से बड़ा है, ठीक है, तो F1 F2 में कौन बड़ा और कौन छोटा, पहले तुम ट्राई करो, कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा। क्लास के बाद जितना हेल्प करना है कर ले, ट्यूशन देना है दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तू बता, जो लगता है अपने इस हिस्से से, गलत तो गलत, सही तो सही, इक्वल होगा। चले इसका कहना है इक्वल, ठीक है। तेरा क्या कहना है, Q1 ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो F1 ज्यादा कि F2 ज्यादा, F2 ज्यादा, बगल वाला F1 ज्यादा, लड़कियों में आपका इक्वल, इक्वल, देखा लड़की लोग में एकता देख रहा तुम लोग ही कर रहा है, इक्वल ही होगा, ठीक है। अब
थामा थामा, तेरे को थोड़ा बर्दाश्त करना चाहिए। क्यों, तुम बताओ। साथ में तो चले गए भीड़ में, अब बताओ क्यों, बराबर क्यों? नहीं पता क्यों। फोर्स का फॉर्मूला सेम रहेगा दोनों के, दोनों चार्ज सुन, Q1 Q2 by R² ही आएगा। देखो ये किस हिसाब से सोचिए कि अगर हम ये फोर्स का फॉर्मूला लिखें तो क्या लिखेगा, K Q1 Q2 बाय R²। चल F2 लिखेगा तो क्या लिखेगा, वही लिखेना होगा कि कुछ और लिखेगा? तो दोनों फोर्स क्या आया, सेम आया। और न्यूटन्स थर्ड लॉ, सबसे बेसिक एग्जांपल, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट। यानी कि जितना ये उसको खींचेगा वो भी उसको उतना ही खींचेगा। इसका मतलब अर्थ हमको जितना फोर्स से खींच रहा है, हम भी अर्थ को उतना ही फोर्स से खींच रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। तुमको डाउट हो रहा है क्या? हाँ, तो लिख लो इसको, F1 इज इक्वल टू F2। उतार लिए सब, कोई दिक्कत किसी को? एक डेरिवेशन कर लेते हैं फटाफट, ठीक है, बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखिए कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, बढ़िया से समझना। हाँ, सबसे पहले एक चार्ज लेते हैं Q1 और एक चार्ज लेते हैं Q2। मान के चलते हैं दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, तो यहां पर हम एक लाइन ज्वाइन कर देते हैं, ये वाला कर दिए। अब किसी का भी पोजीशन बताने के लिए, कोई भी चार्ज का पोजीशन बनाने के लिए हम क्या ड्रॉ करते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो यहां से किसका पोजीशन वेक्टर बनेगा, जिसको हम बोल रहे हैं R1। यहां से इसका बनेगा, इसको क्या बोलते हैं, R2। अच्छा, R1 किसका पोजीशन बता रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, Q1 का पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, और ये Q2 का पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। क्या हम Q2 का पोजीशन Q1 के भी रिस्पेक्ट में बता सकते हैं, है कि ना? यहां से धनबाद, यहां से बैंक मोड़ का पोजीशन बता सकते हैं, यहां से कतरास का पोजीशन, तो कतरास का पोजीशन बैंक मोड़ के भी रिस्पेक्ट से बता सकते हैं। तो अगर हमको Q2 का पोजीशन बताना है किसके रिस्पेक्ट में, Q1 के रिस्पेक्ट में, तो वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, Q2 की तरफ कि Q1 की तरफ? अच्छे से सोचो, जब Q1 का हमको डायरेक्शन बताना होता है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो एरो किधर होता है, Q1 की तरफ। Q2 का बताना होता है तो एरो Q2 की तरफ। तो जब Q2 का पोजीशन बताना है Q1 के रिस्पेक्ट में, तो एरो किधर होगा, Q2 की तरफ। तो ये रहा एक वेक्टर, और इसको लिखेंगे पोजीशन ऑफ किसका, Q2, यानी R2 विथ रिस्पेक्ट टू। ठीक है, और ये शायद पढ़े होंगे क्लास 11th में, पढ़े हो, और नहीं भी पढ़े तो ध्यान से देखो, एक ट्राइंगल बन रहा है, वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी, तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस होगा, तो वहां से आ जाएगा R21 वेक्टर इज इक्वल टू R2 माइनस R1। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि अगर हम इस पे देखें तो इस पे एक फोर्स इधर लगेगा, ये फोर्स किस पे होगा और किसके कारण, Q2 पे किसके कारण, 1 के कारण। तो इसको लिखेंगे F2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, और इस पे एक फोर्स होगा। ठीक है, ध्यान से अगर देखा जाए तो अगर हम F21 अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखे, सिर्फ मैग्नीट्यूड, हम कोई अभी डायरेक्शन का बात ही नहीं कर रहे, हम किसका बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड का, तो क्या लिखोगे,
k q1 q2 डिवाइडेड बाय, इन दोनों के बीच डिस्टेंस को r21 लिख सकते हैं। तो r21 वेक्टर का मॉड का होल स्क्वायर, याद है मैग्नीट्यूड हो गया ये, यहां लिख देते हैं, सब वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। यहां तक सबको समझ में आया? पहले इतना उतारिए अच्छे से समझ के, या फिर पूरा समझा, एक मिनट हम पूरा समझा देते हैं, उसके बाद बिना देखे एक बार नोट डाउन करना, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगा। किसी भी स्केलर को वेक्टर कैसे बना सकते हैं? डायरेक्शन देके, यानी कि ये जो फोर्स है अगर खाली इसमें डायरेक्शन ऐड कर दे तो मेरा काम हो जाएगा। और डायरेक्शन ऐड करना, इसका मतलब क्या ऐड करना? यूनिट वेक्टर। तो इस डायरेक्शन में कोई वेक्टर दिख रहा है r21, तो यानी कि अगर हमको खाली इसको एक वेक्टर बनाना है तो ये जो भी चीज लिखे इसमें हमको खाली एक यूनिट वेक्टर ऐड करना है। और वो वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा? r21 वेक्टर लिखेंगे कि कैप लिखेंगे? कैप लिखेंगे। और ये फॉर्मूला सब लोग जानते होंगे कि किसी भी यूनिट वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर बाय ए का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे r21 वेक्टर बाय r21 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। थोड़ा सा और बस हो गया। तो इसको और अच्छे से अगर लिखना चाहें तो k q1 q2 नीचे बोल सकते हैं r21 का होल क्यूब हो जाएगा, और वेक्टर में थोड़ा सा और अच्छे से लिखना है तो r21 को क्या लिख सकते हैं? r2 माइनस r1। समझ में आया? अब बिना देखे एक बार बनाइए, अगर समझ में आ गया हो तो। हमको लगता है आ गया होगा, बिना बोर्ड देखे लिख बनाओ, और जहां तुमको नहीं समझ में आया एक बार झलक मार लेना, ठीक है। और कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो तुरंत पूछो मेरे से कि सर यहाँ दिक्कत हो रहा है। बना ली खुद से, अब याद हो गया ये चीज तुरंत। अब स्कूल में अगर आए कि कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में बनाइए तो इसको पूरा छाप देना है बढ़िया से, ठीक है। तो दोनों काम हो जाएगा। अपना बोर्ड्स जो जो हम डेरिवेशन कराएंगे समझ जाना, बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब उतार लिया ना। अब मान के चलो कि इसका अगर कुछ कोऑर्डिनेट्स दिया रहता x1, y1 और z1, और इसका कोऑर्डिनेट्स दिया रहता x2, y2 और z2, बताइए r21 वेक्टर कैसे लिखते हैं हम लोग? तो r21 मतलब r2 माइनस r1, यानी x2 माइनस x1। यहाँ पहले लिखेंगे x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। सबको लिखना आता है? कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन लिखिए,
ठीक है, इसको क्वेश्चन में ही पुट करके बनाते हैं। आगे बढ़े, तो क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, एक चीज और नोट में लिखिए। जब मैग्नीट्यूड निकालते थे तो वहां पर साइन लेते थे कि नहीं लेते थे? और वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो साइन के साथ लिखेंगे। लिखिए नोट में, व्हेन कैलकुलेटिंग फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, while calculating force in vector form, put the charge with sign, put the charge with sign। चलो जी, खिड़की खोल देता है। लिख लिए? अब क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, find the force on Q1 charge, find the force on Q1 charge due to Q2 charge। ट्राई करिए। और किसी को K का वैल्यू पता है कितना होता है? बस बस बस, ठीक है, अभी ये यूज कर लेना है। ठीक है, अब मेरे को आंसर बताइए पूरा। अभी जो आपको सही लगे आप लोग बनाओ। क्या बोल रहा है? हमको फोर्स चाहिए, तुमको फोर्स चाहिए तो तुम चलो वेक्टर फॉर्म में भी निकाल दो, मैग्नीट्यूड में भी निकालो, दोनों में निकालो। तुम लिखा क्वेश्चन, बता दो इसको। वेक्टर फॉर्म में ही निकालो ना सब लोग, फोर्स वेक्टर फॉर्म में निकालिए। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, आया किसी का? आया तो है, कुछ कुछ तो आया है ना, कुछ तो कंफर्म नहीं है क्या आया, लेकिन कोई तो आया है ना। ठीक है, देखो इधर देखो ध्यान से।
तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर। अच्छा, यहाँ 1 2 होगा कि 2 1 होगा? यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 1 2 का वेक्टर, यही होगा ना। चलिए R12 तुरंत पहले साइड में निकाल लेते हैं। 1 2 का मतलब दिस माइनस दिस, तो 0 -3 आई क्या, -1 -4 -5 जे क्या, 2 -1, ये आया सबका ये वेक्टर। चलिए इसका मैग्नीट्यूड बता दो फटाफट। 40, बस तो हो गया खत्म। 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 का वैल्यू 6 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6, Q2 -3 इंटू 10⁻⁻6। ये -3 का लिखे, अभी एक नोट में एक पॉइंट लिखा है, जब भी वेक्टर फॉर्म में हो उसमें चार्ज को साइन के साथ डालना है, डिवाइडेड बाय √43 का स्क्वायर के क्यूब इनटू, और वो वेक्टर क्या था, यहां तक सब बनाए हो? इतना तक बनाया काफी है, बाकी मैथ्स है, और इतना कभी खराब आएगा नहीं, वो कटवट के आंसर आ जाता है। ठीक है, पक्का? आगे बढ़ा जाए, लिखिए क्वेश्चन। अब हम वेक्टर फॉर्म में निकालना सिखा दिए, मतलब एक हथियार तुमको हम दे दिए, अब उसको तुमको क्वेश्चन में कैसे इस्तेमाल करना हो तुम जानो। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो। ठीक है, लिखिए two charges both 6 microcoulomb is placed is placed is placed at 0, 3, 0 and 0, -3, 0, 3, 0 and 0, -3, 0. Find the force. Find the force on the third charge. Find the force on the third charge placed at. Find the force on the third charge. ब्रैकेट में लिखना 2 माइक्रोकूलम. हाँ, 2 माइक्रोकूलम placed at 4,0,0. सिंपल सा चीज है। हाँ, हम घुमाए कुछ। एसी वर्मा से याद आया, एसी वर्मा कहाँ है तुम लोग का, है ना? चलो बहुत बढ़िया। हम दो तरीके से बताएंगे इसको, दो मेथड से।
दोपहर में इतना भयानक नींद आया ना कि हमको कसम से मन नहीं किया आने का आज। फिर सोचे कि 2 ही दिन का बात होता है, चले जाते हैं। बताएं हम? हाँ 2 मिनट, बढ़िया बढ़िया, बना 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 बना। देखो तो यही सिचुएशन है, 2 चार्ज है Q1 Q2, 0 3 0 0 -3 0, और Q3 कहाँ रखा हुआ है? किस पे फोर्स निकालना है? Q3 का। तो मेरे को पहले ये बताओ, Q3 पे एक फोर्स लगेगा, 2 लगेगा कि 3? 2। कौन कौन लगाएगा? Q1, है ना। तो Q1 इस पे जो फोर्स लगाएगा वो इस साइड, इसको लिखते हैं फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, और एक फोर्स इस पे लगेगा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। तो मेरा सबसे पहला काम ये रहेगा, इन दोनों फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में निकाल देते हैं। अच्छा, जो फोर्स आएगा वो ये दोनों का एडिशन होगा कि रिजल्टेंट होगा? रिजल्टेंट। तो यानी जब हमको रिजल्टेंट निकालना होगा तो वेक्टर फॉर्म में सिंपली क्या करते हैं, दोनों वेक्टर को सिंपली क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। और वेक्टर फॉर्म में हमको निकालने आता है, तो हम क्या करते हैं, समझ रहे ध्यान से। सबसे पहले F32 को लिखते हैं यहाँ पर जल्दी, और लिखना थोड़ा सीखो। अब के लिख लिए, Q1 इंटू Q2, इसका कितना? Q1 का वैल्यू, इसका 6, इसका 6, और इसका 2, और दोनों सब पॉजिटिव है ना। ठीक है, तो 6 माइक्रो कूलम यानी 6 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, डिवाइडेड। ये वेक्टर फटाफट लिखवा के दिखाओ, वेक्टर क्या लिखेंगे? याद है ना, इस पे फोर्स लिख रहा है इसके कारण, तो R31 लिखेंगे, तो R3 माइनस R1, तो 4 माइनस 0 4I कैप -3J कैप, यही आएगा। और इसका जैसे ही मैग्नीट्यूड निकालोगे 5 आएगा, तो 5 का Q। ठीक है, उसी तरीके से F31 लिखते हैं जल्दी से, के पहला वाला है क्या क्या क्या? पहला वाला, अच्छा हम F31 लिख दिए पहले, कोई बात नहीं, ये 1 कर देते हैं, इसको क्या करते हैं 2, तो k इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -6, यहाँ कितना होगा? 4I कैप प्लस 3J कैप, यही होगा। और नीचे हो जाएगा 5 का Q, यही होगा। अब मेरे को बताओ, अगर हमको रिजल्टेंट निकालना है तो इन दोनों को वेक्टर वाइज ऐड करना है। थोड़ा सा देखो, अगर इन दोनों को वेक्टर वाइज ऐड करें, क्या ये पूरा टर्म दोनों में कांस्टेंट है? तो यानी कि हम अगर रिजल्टेंट लिखें तो k इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 5 का होल क्यूब, दोनों में कांस्टेंट आ गया। अब वेक्टर को ऐड करेंगे तो i को i के साथ, j को j के साथ, तो i और i ऐड हो जाएगा, कितना आएगा? 8i, और j वाला कैंसिल है। तो ये फाइनल आंसर निकला। तो हमको आंसर वेक्टर फॉर्म में भी आ गया। तो अगर हमको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो खाली i को हटा दे, तो ये तुम्हारा आंसर किस में आ गया? मैग्नीट्यूड में भी आ गया। बात समझ में आया? ये क्वेश्चन हम वेक्टर फॉर्म में क्यों कराएं?
क्योंकि अगर हमको कहीं भी कोऑर्डिनेट से दिया रहे तो हम तुरंत उसका आंसर निकाल सकते हैं रिजल्टेंट। ये हुआ अप्रोच 1। आराम से करो, समझ में आया ना सबको? पक्का समझ में आया कि फिर से बता दे? पक्का ना? ये अप्रोच नंबर 1। आगे बढ़े। अब अगर तुमको ये कोऑर्डिनेट्स दिमाग में समझ में आ रहा है कि ये कोऑर्डिनेट्स कहां कहां हो सकता है, दोनों चार्ज क्या बोल सकते हैं? वाई एक्सिस में है, एक है यहां पर, और ये डिस्टेंस को 3 बोल सकते हैं, और एक है यहां पर, उस डिस्टेंस को भी हम कितना बोल सकते हैं? 3। और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्यू क्यू मान लेते हैं, वैल्यूज लिखना ना पड़े। थर्ड वाला कहां है? एक्स एक्सिस में। और ये डिस्टेंस कितना है? ठीक है, और इस दोनों, इसको Q1 बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? Q2। क्या यही चीज है? फोर्स किस पे निकालना है? Q2 पे। तो सीधा बोले ये Q1 इस Q2 को इधर फोर्स लगाएगा, और ये Q1 इस Q2 पे इधर फोर्स लगाएगा। ठीक है, क्या हम बोल सकते हैं कि ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है? पक्का ना? क्योंकि ये 3 ये 4, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5, और ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5। तो जब ये वाला फोर्स लिखेंगे तो क्या लिखोगे? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 5 का होल स्क्वायर। और इस फोर्स को क्या लिखेंगे? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 5 का होल स्क्वायर। दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। मेरे को ये बताओ दोनों को देख के कि रिजल्टेंट किस ओर जाने वाला है? एक्स एक्सिस, यानी रिजल्टेंट आपका इधर जाएगा। अब ये रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं जल्दी में? अपने मन से इसको थीटा मान लें, तो ये भी क्या होगा? थीटा। अच्छा, ये थीटा अगर है तो मेरे को ये बताओ, अगर ये थीटा हुआ तो इसको भी थीटा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत? तो मेरे को ये बताओ, इस f का 2 कंपोनेंट होगा, रिजल्टेंट तो ये, इस f का 2 कंपोनेंट अगर करें, f cos थीटा और f sin थीटा, उसी तरह इस f का भी 2 कंपोनेंट होगा, और f sin थीटा। sin थीटा कैंसल, तो बोल सकते हैं कि f रिजल्टेंट जो आएगा वो 2f cos थीटा होगा। 2 इंटू f का वैल्यू k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 5 का होल स्क्वायर इंटू खाली cos थीटा लिखना है, और cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर इसको बढ़िया से सॉल्व किया जाए, क्या वही आए? मैच करो ना।
देखो उधर 8 आया था, 8 आई क्या डायरेक्शन के साथ, ये हमको पता है कि इधर फोर्स जाएगा इसलिए 8 आ गया, ये वही वैल्यूज है, नीचे 5 का क्या आ गया क्यूब आ गया। लेकिन पहला अप्रोच अच्छा क्यों है? अच्छा इसलिए है क्योंकि अगर यहां पर कोऑर्डिनेट्स कुछ अच्छा नहीं होता तो हम विजुलाइज कर पाते, विजुलाइज हो ही नहीं पाता। लेकिन वो वेक्टर मेथड से आंसर, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं, वेक्टर मेथड में लिख लो, लास्ट में क्या करो ऐड कर दो। लेकिन इस वाले के लिए तुमको पूरा सोचना होगा कि वो चार्ज कहां कहां होगा, कैसे होगा। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लो। अप्रोच 2, कौन सा सही है, अप्रोच 1 की 2? दोनों सही है अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। जो लोग सोच पा रहे हैं उसके लिए तुरंत आंसर आएगा, जो नहीं सोच पा रहे थोड़ा मेहनत लगेगा पर आंसर सटीक आएगा। ठीक है, ठीक है, हो गया सबको? ठीक है, तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं छोटे छोटे से। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी, हाँ तुरंत। पहले बच्चों टाइप वाला कर लेते हैं। Find the force on any one of the charge. Find force on any one of the charge. दोनों क्वेश्चन हम लिख दिए, इसमें कोई भी माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स निकालना है, माइनस क्यू पे, और इस पे प्लस क्यू पे। आ गया दोनों का? ये पहला क्वेश्चन है या दूसरा क्वेश्चन है?
दोनों का आ गया? अच्छा, दोनों का निकालो। बताएं, जल्दी कर। ये सब क्वेश्चन में समय नहीं लगना चाहिए ज्यादा। हो गया? देखो इधर देखो तुरंत। हाँ, किसी भी एक चार्ज को पकड़ते हैं, जैसे कि हम इसी चार्ज को पकड़ लिए, इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? प्लस क्यू। तो ये प्लस क्यू लाइन ज्वाइनिंग में इधर, और ये प्लस क्यू में लाइन ज्वाइनिंग में इधर। ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा, पक्का ना? के क्यू वन क्यू टू हो जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये एंगल कितना होगा? 60, क्योंकि ये इक्वलैटरल ट्राइंगल है तो ये 60 डिग्री होगा। तो रिजल्टेंट देखो, जब भी दोनों इक्वल होता है तो रिजल्टेंट एकदम इसके बीचों बीच जाएगा। और ये जो रिजल्टेंट है, बता रखे हैं कि अगर सेम में अगर 60 डिग्री बीच में हो तो रूट 3 टाइम्स, सेम अगर हो 90 डिग्री हो तो रूट 2 टाइम्स, और 120 हो तो सेम हो, तो ये हो जाएगा रूट 3 टाइम्स। इसका आंसर आ जाएगा रूट 3 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। यहां आते हैं, अगर हम इस माइनस क्यू को पकड़े तो ये माइनस क्यू इसको अट्रैक्ट के रिपेल, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखें तो क्या लिखोगे? के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, क्योंकि याद है साइन यूज करते नहीं है, और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इन दोनों के बीच कितना एंगल? 120 डिग्री। दोनों सेम दिख रहा है, रिजल्टेंट इन दोनों के एकदम बीचों बीच, और रिजल्टेंट क्या होगा? सेम होगा। तो आंसर आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। कर सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इसको नोट डाउन कर लो सब लोग। ठीक है, सब छोटा छोटा क्वेश्चन है ना, इतना आसान क्वेश्चन मेंस में सोचना भी नहीं कितना आसान आएगा। तो तुम लोग को दिल रखने के लिए हम दे दिए कुछ, अब वो भी नहीं हो रहा तो अब क्या बोले हम। ठीक है, चलो तुम नोट डाउन करते रहो। प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। चलो किसी भी एक चार्ट पे नेट फोर्स निकाल के दिखाओ जल्दी। ए ले लो। बिल्कुल गलत, फिर से ट्राई करो। एक चार्ज पे दो ही फोर्स लगेगा, यहाँ तीन लगेगा, तीन लगेगा, तो तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। हो गया ना? हाँ हाँ, उधर जो कॉपी है ना, हाँ, ऐसे हवा में बनाएगा तो फिर तुमको यहाँ आना होगा फिर। हेलो, क्लास में करते थोड़ा जल्दी।
मान लिया कि मेरा ही गलती है, क्या यार तो। चलो देखो इधर, तो किसी भी एक को अगर हम देखें, चलो इसी को ले लेते हैं, ठीक है, इसको पकड़ते हैं, ठीक है। तुम बताओ इस पे कौन कौन फोर्स किधर किधर लगेगा, जल्दी। नीचे, ये वाला इधर, ये वाला इस तरफ लाइन ज्वाइन करना होगा, इस तरफ। इसका मैग्नीट्यूड बताओ। के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर, और इसका के क्यू स्क्वायर बाय, अब हमको ये वाला डिस्टेंस चाहिए ना, तो ये डिस्टेंस कितना टाइम्स होता है, √2a। मैथ्स पढ़ रहे होगे अच्छे से, तो √2a का होल स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। तो अब इस चार्ज पे कितना फोर्स हो गया, 3। इमेजिन करके बताओ इन तीनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा, इधर ही जाएगा। कैसे, क्योंकि अगर हम देखें तो इसका, इसका और इसका, इन दोनों को खाली देखो, इसको भूल जाए एक समय के लिए, इन दोनों के बीच कितना एंगल, 90 डिग्री। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर ही जाएगा, कितना टाइम्स, √2 टाइम्स। तो यानी कि हम डायरेक्ट रिजल्टेंट लिखें कि इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया √2 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये इधर आ गया। और ये फोर्स पहले से भी इसी में था, तो अगर ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो √2 + 1/2, यही आंसर होगा। समझ में आया सबको, कितना आसान है बताओ। खाली देखना है, फोर्स लिखना है, थोड़ा सा बुद्धि लगा लेना है, रिजल्टेंट निकाल लेना है, ठीक है। अब जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं वो मेरे को बना के दिखा दो, ठीक है ना। पल्स चॉकलेट खिलाएंगे हम, एक बचा हुआ है मेरे पास। चलिए दे क्वेश्चन। समझ में आया आपको, नहीं आ गया, ठीक है, हो गया ना सबका। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये डायग्राम यहाँ है क्या। ना। ये क्या है, हाँ रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन और नॉर्मल हेक्सागन में क्या फर्क है, साइड सेम होगा तो रेगुलर हो जाएगा, है ना। तो ये रेगुलर हेक्सागन है और सारे कॉर्नर्स पे एक एक चार्ज, ठीक है। तो बताओ एक चार्ज पे फोर्स, तो क्या करें हम, खाले खोद दिया, बनाओगे। अच्छा ट्राई करो, ट्राई करो। सोच रहा हूँ एक पल्स के लिए क्या ही मेहनत करें क्या। स्केल स्केल मत यूज किया करो एग्जाम, अब ट्राई करो कि अपना डायरेक्ट डायरेक्ट हैंड से यूज करो। तो एक चार्ज पे कितना फोर्स, 5। बस पांचों का रिजल्टेंट निकाल लो, हो गया खत्म। कौन सा बड़ा चीज है,
देखो कितना आसान है, हम बता देंगे। चलो बताएं फिर हम। चलो एक काम करते हैं, कोई भी एक चार्ज को पकड़ लेते हैं, इस वाले चार्ज को पकड़ते हैं, ठीक है। एक एक करके, हाँ थोड़ा हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं ध्यान से समझना। ये वाला फोर्स इधर आएगा, इसको बोलते हैं F1, और ये फोर्स किधर लगाएगा, ये भी F1 ही होगा, सेम होगा पक्का, आइडेंटिकल सब कुछ है। इस फोर्स का वैल्यू लिखवा दो खाली, KQ² बाय A², और इसका क्या लिखेंगे, लिख लिए। ये वाला एंगल कितना, पक्का ना, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन में कितना होता है 120। अब इसके कारण एक बार देखते हैं, इधर आएगा, इसको लिखते हैं F2। मेरे को ये बता ये वाला फोर्स कितना होगा, F2 ही होगा, क्योंकि दोनों फोर्स के आइडेंटिकल है। अब ये फोर्स लिखने के लिए हमको ये डिस्टेंस चाहिए होगा, मैथ्स तुमको पढ़ता ही है, ये डिस्टेंस बता दे बस। अच्छा ये भी डिस्टेंस A है, देखो तो। अब मेरे को ये बताओ, अगर यहां से हम एक परपेंडिकुलर डाल दें, ठीक है, ये एंगल कितना 60, और ये A है,
तो ये डिस्टेंस होगा a cos 60 और ये डिस्टेंस कितना होगा a sin 60। a sin 60 डायरेक्ट कितना होगा √3a/2। तो ये वाला भी डिस्टेंस कितना होगा √3a/2। तो ये टोटल डिस्टेंस √3a। समझ में आ गया? तो इसको लिखेंगे KQ² √3a का होल स्क्वायर। इसको भी लिखेंगे KQ² √3a का होल स्क्वायर। ठीक है, लास्ट में और कौन बचा? ये वाला। इसको लिखते हैं F3। KQ² ये डिस्टेंस कितना 2a होता है, याद है ये सेंटर होता है तो हर जगह इक्विलैटरल बनता है। तो ये भी ये हो गया 2a का। ठीक है, अब हम एक झटके में रिजल्टेंट लिख देंगे, कंपोनेंट करना ही नहीं है, खाली तरकीब देखना। हाँ, F1 और F1 के बीच कितना एंगल था 120। तो 120 में सेम होता है तो उस और रिजल्टेंट किधर जाएगा रेड की तरफ ही जाएगा। तो उसको लिखेंगे KQ² प्लस। अब खाली ये बता दो इस व्हाइट और इस व्हाइट के बीच कितना एंगल बैठेगा? पक्का? कैसे? कहाँ 30 है? कहाँ पे कहाँ पे? ये वाला ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा 30। ये 30 होगा तो ये वाला 30 और ये 30 तो ये भी 30। तो ये 30 कितना हो गया 60 और 60 में कितना टाइम्स √3 टाइम्स। तो √3 टाइम्स KQ² कितना है। और फाइनली रेड वाला भी उधर ही है, कितना K²/2a का होल स्क्वायर। हो गया आंसर खत्म। हम खा चुके थे, हमको भरोसा है तुम लोगों पे। हाँ ठीक, अगली बार 5 स्टार का देंगे। अच्छा तरीका देखो, क्वेश्चन बने ना बने कोई मैटर नहीं करता, लास्ट में जब हम समझाते हो तो वो चीज समझ में आना चाहिए कि हाँ ऐसा कर सकते थे। बस बन जा रहा है बहुत बढ़िया बात है, लेकिन बनने के बाद भी समझ में आना चाहिए कि कैसे हम बना रहे हैं चीजों को। तो क्वेश्चन टफ नहीं है, बस सोचने का बस तरीका है और कुछ नहीं। क्वेश्चन करें, हो गया। तो देखो हम बेसिक से बता दिए, बेसिक्स का मतलब क्या है, अगर ध्यान से देखो तो ये सब बेसिक क्वेश्चन था। ये थोड़ा सा एक लेवल ऊपर हुआ और ये उससे एक लेवल ऊपर हुआ, तो फर्क समझ में आया ना। ये रिजल्टेंट सबको आता है और उसको अप्लाई कैसे करना होता है वो बस समझना है खाली। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए कि और फर्क भी समझना। ठीक है, दो क्वेश्चंस करवा रहा था, एक प्लस क्यू चार्ज है, एक और प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है,
ठीक है ना, 2 क्वेश्चन करा देंगे, दोनों में फर्क समझ लेना खाली। दोनों के बीच डिस्टेंस ए है। लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए, हम भी लिखते हैं। वेयर शुड अ थर्ड चार्ज be placed so that it is at rest? ठीक है, तो बेसिक से बता रहा है, हमको नहीं पता, तुमको जो मन। हाँ, ये वाला प्लस लिख रखा है तो, हाँ वो तुमको सोचना है, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा दोनों होगा, कहाँ रखना है सब कुछ सोचना है तुमको। मतलब हिंदी में अगर ऐसे लिखें तो कौन सा चार्ज और कहाँ रखेंगे, बताओ कहाँ रखोगे कि वो रुक जाए, रेस्ट पर रह जाए। रेस्ट पर आने के लिए नेट फोर्स 0 खोजो। बीच में, ठीक बीच में, बीच में कि ठीक बीच में, बीच में रखना एकदम, ठीक है। अच्छा, यहां मतलब माइनस, ठीक है, माइनस कुछ भी चार्ज रखेंगे तो ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, नेट फोर्स 0, ठीक है। अगर प्लस रखे तो हो जाएगा ना पक्का। ये इसको उधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, फिर भी नेट फोर्स 0। हमको दोनों तरफ खींच रहा है और दोनों तरफ पुश भी कर रहा है, दोनों में क्या होगा, नेट फोर्स 0। यानी इसमें प्लस भी रख सकते हैं और माइनस कुछ भी रख सकते हैं, और कहां रखना होगा, मिड पॉइंट पर। अच्छा, चार्ज का वैल्यू क्या रखना है, मतलब क्यू ही रखना है कि कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, क्यू का कोई भी वैल्यू होगा तो भी क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। यानी कि अगर वैल्यू का बात करें, हिंदी में क्या लिखते हैं वैल्यू, मान, कुछ भी है ना। चलो ठीक है, तो इसका वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, रखना कहाँ है एग्जैक्ट, मिड पॉइंट पे, और यहाँ चार्ज कौन सा रख सकते हैं, प्लस बी और माइनस बी, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा हटाओ, नेक्स्ट पेज में सेम लिखो, प्लस क्यू और एक प्लस क्यू, डिस्टेंस ए। वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड, क्वेश्चन फिर से लिखिए, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज be placed so that whole system is in rest। दोनों में बहुत अंतर है। क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में किसको रेस्ट पे रखना था, जिसको रखना है, और इस बार पूरे सिस्टम को, यानी कि जिसको रखेंगे वो भी रेस्ट में रहेगा और बाकी भी रेस्ट पर रहेगा। अभी खुद सोचो, अगर इन दोनों को हम छोड़ दे तो क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, भाग जाएगा दोनों। तो हमको थर्ड चार्ज ऐसा रखना है कि रखते ही तीनों लोग रुका रहे। तो मेरे को ये बताइए कहां रखना है और वो कौन सा चार्ज रखना है,
तो सबसे पहले वो थर्ड चार्ज ऐसा रखेंगे, पहले बेचारा वो रेस्ट पर है ना। तो वो थर्ड चार्ज कहां रखे कि बेचारा वो रेस्ट पर है? मिड पॉइंट पे। तो मिड पॉइंट पे हम रख दिए, ठीक है। अच्छा, या प्लस भी रखेंगे चाहे माइनस भी रखेंगे, ये तो रेस्ट पे रहेगा। अब ध्यान से समझो कि अगर हम यहां प्लस रख दिए तो ये तो रेस्ट पे रहेगा, लेकिन ये दोनों भाग जाएगा। तो वहां प्लस रखना है कि माइनस? माइनस। ये सबको समझ में आया पहले कि हम माइनस क्यों सिलेक्ट किए? क्योंकि माइनस हो सके इन दोनों को क्या करेगा? अट्रैक्ट कर। अब समझो ध्यान से, ये तो रुक जाएगा। अब अगर इसको भी रेस्ट पे रहना है तो इस पे कितना फोर्स? एक की दो? मतलब ये लगाएगा, वो बोलेगा ना भाई तू मेरा प्यारा भाई, हम नहीं लगाएंगे, ऐसा होगा क्या? तो इस पे कितना फोर्स लगेगा? दो। माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा और वो उसको रिपेल करेगा। तो इसको लिखते हैं F1 और इसको लिखते हैं F2। और अगर इसको रेस्ट पे रहना तो दोनों फोर्स सेम होना चाहिए। बताइए फटाफट जल्दी आंसर, इस Q का वैल्यू क्या होना चाहिए? जल्दी। Q/4 आ रहा है, तुरंत आ जाएगा। बताइए F1 क्या लिखा? जल्दी हम ही लिख देते हैं। F1 क्या लिखना है? F1 किसके वजह से? इसके कारण। तो क्या लिखेंगे? KQQ डिवाइडेड बाय A/2 का होल स्क्वायर। और F2 क्या लिखेंगे? KQ स्क्वायर, QQ स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय A स्क्वायर। और अगर उसको रेस्ट पे रहना है तो नेट फोर्स 0। तो इक्वेट कर देते हैं जल्दी। KQQ A स्क्वायर। तो Q इज इक्वल टू, सॉरी हमको क्या निकालना था? Q निकालना था ना। Q इज इक्वल टू 4 टाइम्स होगा कि Q/4 होगा? समझ में आया? अच्छा, दोनों क्वेश्चन में फर्क समझ में आया? पहला क्वेश्चन में जिसको रखेंगे सिर्फ वही रेस्ट पे रहेगा, और दूसरे क्वेश्चन में पूरा सिस्टम। समझ में आया? तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन में किसको रेस्ट बोला गया है। हो गया? दोनों क्वेश्चन में फर्क समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो गया? अच्छा, हम लोग अभी तक ये हला नहीं, भगा नहीं है हम भगाते भी क्लास के बाहर। देखना ट्रेलर तो बताओ फिर। देखो, हम लोग अभी तक ये पढ़े कूलम्ब्स लॉ क्या बोला था? कोई भी दो चार्ज है तो जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? KQ1Q2/r²। और जो फोर्स होता है हमेशा टुवर्ड्स द लाइन ज्वाइनिंग, यही होता है ना। अब क्या होगा कि अगर मेरे पास ऐसा कंडीशन आया, क्या ये दोनों अट्रैक्ट कर रहा होगा कि रिपेल कर रहा होगा? रिपेल कर रहा होगा, कुछ ना कुछ तो फोर्स होगा। अब अगर हम ये फोर्स कैलकुलेट करना चाहे तो कैसे करेंगे? सेंटर ऑफ मास। तो इसका भी एक सेंटर ऑफ मास होगा, इसका भी एक सेंटर ऑफ मास होगा। फिर ये डिस्टेंस ले लेंगे और लिख देंगे, ठीक है। तो नोट में एक पॉइंट लिखिए,
नहीं नहीं, पहले लिख लो, उसके बाद देखो बनाना है कि नहीं बनाना है, नोट में लिखिए। कूलम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। कूलम्स लॉ is only valid for point charges। इसका मतलब जो k q1 q2 by r स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला होता है वो सिर्फ किसके लिए लगाते हैं? पॉइंट चार्जेस, इसके लिए लगाते हैं। इसके लिए अभी तक कोई फॉर्मूला बना ही नहीं है, तो फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन इसके लिए कोई भी फॉर्मूला बना ही नहीं। ठीक है, अब इसको कैसे निकालना है वो भी तरकीब हम लोग निकालेंगे कि कैसे बॉडीज का भी निकाल सकते हैं, और ये फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए वैलिड है? पॉइंट चार्जेस। ठीक है, अब केमिस्ट्री की तरह एक एक्सेप्शन यहां है, लिखिए कि अगर हम लोग, हाँ सही पकड़े, क्या स्फेयर रहे, ठीक है, याद है ग्रेविटेशन में हम एक चीज पढ़ाए थे कि अगर पॉइंट अंदर है तो सारा मास कहां मान सकते थे? सेंटर पे, क्योंकि वो स्फेयर था। सेम कंसेप्ट यहां है कि अगर स्फेयर है तब हम यहां से लेकर यहां सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं। Q1 Q2 अगर होगा तो यहां हम F इज इक्वल टू लिख सकते हैं K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अभी एक्सेप्शन मान के चलो, फिर आगे इस एक्सेप्शन को हटा देंगे क्योंकि फिजिक्स में कोई एक्सेप्शन नाम का चीज नहीं होता, अभी के लिए मान के चलना है। ठीक है, तो ये सिर्फ किसके लिए लगा सकते हैं? स्फेयर के लिए, हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, कुछ भी हो। ठीक है, अभी एक्सेप्शन बोल रहे हैं, बस लिख मत देना स्कूल में एक्सेप्शन फिजिक्स में। ठीक है, फिजिक्स में कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, तो के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और सिर्फ किसके लिए? स्फेयर के लिए, हॉलो हो चाहे सॉलिड। ठीक है, आगे बढ़े। तो हम लोग कल 3 प्रोसेस पढ़े थे, कौन कौन सा? इंडक्शन, और आज कूलम्स लॉ पढ़ लिए। अब दोनों को हम मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, और मिक्स करके कैसे क्वेश्चन दे रहे हैं, लिखिए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल स्फेयर्स, टू आइडेंटिकल स्फेयर्स, ठीक है, आर रब्ड, आर रब्ड, ठीक है, एंड प्लेस्ड, आर रब्ड एंड प्लेस्ड, एंड प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर ऐसे रब करके, और कितने दूरी पे रख दिए? ठीक है ना? तुम बताओ, कोई नहीं बताएगा। रब करने के बाद ये दोनों ऐसे ही रहेगा कि अट्रैक्ट रिपल करेगा? पक्का ना? क्यों अट्रैक्ट करेगा? क्योंकि रब करने के बाद चार्जेस आ जाता है, कौन कौन सा? एक में प्लस और एक में माइनस, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। लिखिए उसके बाद, दे अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स ऑफ, दे अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स ऑफ, with a force of 81 Newton, with a force of कितना? 81 Newton. Find the number of electron transferred in this process. Find the number of electrons transferred in this process. बनाइए जो समझ में आए।
आ गया, बहुत बढ़िया। आ गया सब, मैं बताएं सब। अच्छा, जब हम लोग उसको रब करके रख दिए होंगे तो एक में अगर प्लस क्यू होगा तो दूसरे में माइनस क्यू, तो फोर्स को लिख सकते हैं के Q1 Q2 हो गया क्यू स्क्वायर, क्योंकि साइन तो लगाना है नहीं, डिवाइडेड बाय 1 का होल स्क्वायर। फोर्स कितना दिया हुआ है? 9 इंटू 10⁹9 इंटू क्यू स्क्वायर, 9 से कैंसिल हो गया। क्यू का वैल्यू आ रहा होगा 3 इंटू 10⁻⁻3। ये सबका आया है, देखो तो चार्ज जब इतना आ गया तो बताइए ट्रांसफर चार्ज कितना हुआ होगा? यही इतना ही चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा। और हमको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो इसी को हम लोग किससे इक्वेट करते थे? Ne के। E का वैल्यू 1.6 10⁻⁻19, तो यहां से n आएगा कि नहीं आएगा? और n यहां पर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए। अब समझ में आया दोनों को कैसे मिक्स कर दिए? इसमें फोर्स भी, कूलम्ब्स लॉ भी आ गया और तुम्हारा कौन सा आ गया? फ्रिक्शन वाला भी आ गया। कंडक्शन से भी दे देते हैं। दे, लिखते जाइए क्वेश्चन। ये उतार लिया ना सब लोग? लिखिए, टू स्फीयर्स हैविंग सम चार्जेस, two spheres having some charges attract each other 2 मिनट दो ना, 2 मिनट में करते हैं कॉल, ठीक है? 2 मिनट कर रहा, 2 मिनट में। क्या लिखे? Two spheres having some charges attract each other with a force F लिख लो। ये F लिख लेना, कुछ भी, कितना लिखना है? F ही लिखते हैं, ठीक है? with a force F. Now both the bodies are touched with each other. Now both the bodies are touched with each other and kept at the same position. And kept at the same position पे रख दिए उसको, ठीक है? मेरे को ये बताओ, सबसे पहले अगर टच करके वापस वहीं रख देंगे तो ये अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? अच्छे सोच के बताओ, कुछ भी तो होगा ही नहीं, एक ही चीज होगा। पहले दो बॉडीज रखे हुए थे, ये दोनों क्या कर रहा था? अट्रैक्ट कर रहा होगा। फिर दोनों को हम सटा दिए और फिर वापस रख दिए वहां पर, तो अब ये दोनों कुछ नहीं करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सोचो 1 मिनट सोच, कुछ नहीं करेगा, डिपेंड करेगा ना। चलिए, अब हम बताते हैं। कंडक्शन में जब आइडेंटिकल बॉडीज को सटाते थे, ठीक है, जब कंडक्शन करवाते थे तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो जब चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो या तो दोनों में पॉजिटिव होगा, दोनों में नेगेटिव होगा, तो क्या करेगा? रिपेल करेगा। कुछ भी होगा, डिपेंड करेगा। तो इसमें पक्का क्या करेगा? वो रिपेल करेगा। तो याद है, डिस्ट्रीब्यूट एकदम आधा आधा होता था। लिखो, एंड प्लेस्ड एट द सेम पोजीशन
ठीक है, सेम पोजीशन, रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स एफ को कुछ वैल्यू दे दो, पता है एफ को लिख लो 80 न्यूटन और अभी लिख लो विद अ फोर्स 10 न्यूटन, F1 F2। ठीक है, फाइंड द ओरिजिनल चार्जेस ऑन द बॉडी, फाइंड द ओरिजिनल चार्जेस ऑन द बॉडी। डिस्टेंस 1 मीटर ले लेना। ठीक है, सारा दे दिए, अब तुमको जैसे करना है जो मन करे करो। ठीक है, डाटा मेरे पास उतना है नहीं, ऐसी बात मत हो, जल्दी होमवर्क देंगे हम लोग, अब हम देंगे होमवर्क, भर के होमवर्क देंगे, और जो होमवर्क नहीं बना के आएगा, ये क्या है, अच्छा बुकमार्क है, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, नया लिए एकदम क्या जी। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक, अभी एक हफ्ता है तुम लोग के पास। प्रैक्टिस सेशन है, अच्छा कर लेना प्रैक्टिस। हाँ क्या सिर्फ मेरा है, अच्छा तो मेरे में यही प्रैक्टिस करना 1 से 30 तक। हाँ अरे कोढ़िया आदमी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहला चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक, ठीक है। ठीक है, लो जितना हम लोग 2 क्लास में पढ़े हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक तुम लोग बनाना अपने से, जितना बनेगा बढ़िया, नहीं बनेगा तो हम हैं, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलो इसको फटाफट देख लेते हैं ना। मान लेते हैं कि एक में Q1 चार्ज और दूसरे में, ठीक है, अट्रैक्ट करे चाहे रिपेल करे, फोर्स का फॉर्मूला यही होगा R²। अब खाली एक चीज बताना मेरे को, एक प्लस लेते हैं एक माइनस लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों अट्रैक्ट किया था कि रिपेल किया था, अट्रैक्ट किया। जैसे दोनों को सटाएंगे तो आधा आधा हो जाएगा, तो आधा आधा का मतलब Q1 माइनस Q2, याद है टोटल चार्ज इतना ही होगा, टोटल यही, और चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व, तो टोटल चार्ज इतना हुआ, तो दोनों को अगर आधा आधा बांटेंगे यही होगा, यानी कि सटा के अगर दूर रख दे तो चार्ज दोनों में टोटल जितना था उसका आधा आधा हो गया। अब जो दूसरा फोर्स लिखेंगे F2, क्या उसको ऐसे लिख सकते हैं, K इंटू Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R²। सॉरी, हाँ हम समझ गए, हम गलती किए वो समझ गए। ठीक है, अब इसमें तुमको सारा वैल्यूज पता है, F1 पता है, R² R कितना दिया हुआ है 1, F2 भी पता है, R का वैल्यू कितना दिया है 1, अननोन कौन कौन है Q1 और Q2। आराम से मैथ्स आता ही है, घर में जाके सॉल्व करना और मेरे को आंसर बताना, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा और एक लेवल बढ़ा के पढ़ेंगे, ठीक है, कि बॉडीज रहेगा तो कैसे करना है, ठीक है। क्या
वेरी गुड। दोनों एक दूसरे को पहले क्या किया था? तो जब अट्रैक्ट करेगा तो, हाँ ठीक, समझ गया वो। और कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। और 1 से 30 बना लेना नेक्स्ट सैटरडे से पहले, नेक्स्ट सैटरडे नहीं, कमिंग सैटरडे से पहले, है ना। ट्यूसडे को क्या प्रैक्टिस सेशन है? हाँ तो प्रैक्टिस करना बढ़िया से। आओगे सब ट्यूसडे को कि एब्सेंट मारोगे? ना ना ना, हम ऐसे नहीं। सब आओगे? कौन कौन नहीं आएगा? आएंगे। तुम्हारा दिक्कत है ना? तो ठीक है, हम बात कर लेंगे। हाँ।